नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5 राज्यों में सरकार गठन की तैयारियों की, मिजोरम में एनडीए की बड़ी हार की, संसद सत्र के पहले दिन हुए हंगामे की, 2024 को लेकर एकजुट होते इंडिया गठबंधन की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात सांसदों के विधायक बनने पर आई मुश्किल की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद हुआ बड़ा फेरबदल। सीएम बघेल के सभी ओएसडी का उनके पदों से अलग अलग विभागों में किया गया तबादला। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। करुणानिधि का पोता हूं, नहीं मांगूंगा माफी। मध्य प्रदेश में हार की समीक्षा में जुटी कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया भोपाल। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1384 अंक चढ़कर 68,865 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 416 अंकों की तेजी के साथ 20,702 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 3 दिसंबर को 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे आए थे। आज मिजोरम के नतीजे घोषित हो गए हैं। अब इन 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद अब इन राज्यों में सरकार गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं। तेलंगाना में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। कांग्रेस नेताओं का एक दल राज्यपाल से भी मिला। वैसे ये तय माना जा रहा है कि तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही राज्य के सीएम होंगे। हाईकमान की ओर से उनके नाम पर कभी भी मोहर लगाई जा सकती है, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी में सीएम पद को लेकर रार छिड़ती दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा सीएम उम्मीदवार सामने आ गए हैं। आज सीएम पद की दावेदारी को लेकर बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की। सीएम पद की रेस में दिया कुमारी का नाम भी लिया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि वसुंधरा का रास्ता रोकने के लिए ये नेता आपस में हाथ मिला सकते हैं। तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने समर्थक 20 विधायकों के साथ जयपुर में अपने आवास पर बैठक की। ऐसे में राजस्थान में सीएम पद की गुत्थी उलझती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी दिख रहे हैं। बीजेपी में सीएम पद को लेकर छत्तीसगढ़ में भी रार दिखाई दे रही है। रमन सिंह सबसे वरिष्ठ नेता हैं। 15 साल राज्य के सीएम रहे, लेकिन 71 साल की उम्र उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। इस बीच ओबीसी नेता अरुण साव भी दावेदारी जता रहे हैं। साव बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया है। तीसरे दावेदार बृजमोहन अग्रवाल, जो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 8वीं बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा सरोज पांडे और रेणुका सिंह का नाम भी लिया जा रहा है। सीएम पद को लेकर रार एमपी में भी दिख रही है, जहां शिवराज के खिलाफ कई नेता खड़े हो गए हैं। इंदौर 1 से चुनाव जीते कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया कि शिवराज की योजनाओं का चुनाव में जीतने में कोई योगदान नहीं है, चुनाव पीएम के नाम पर जीता है। 5 राज्यों में सरकार बनाने का रास्ता साफ है। इधर मिजोरम में भी नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 4 राज्यों में तो 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। 5वें राज्य मिजोरम में आज वोटों की काउंटिंग हुई। तो क्या रहे मिजोरम के नतीजे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग हुई और दोपहर होते होते सभी के नतीजे भी सामने आ गए। विधानसभा चुनाव में एनडीए को करारा झटका लगा है। राज्य में एनडीए में शामिल सत्ताधारी एमएनएफ को करारी हार मिली है और पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल गई है, जबकि जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी कि जेडपीएम ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया है। एमएनएफ की हार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही चुनाव हार गए हैं। चुनाव में जेडपीएम को 40 में से 27 सीटों पर जीत मिली है और वहीं एमएनएफ को सिर्फ 10 सीटें ही मिल पाई हैं। राज्य के सीएम जोरमथंगा आइजोल ईस्ट 1 से चुनाव लड़ रहे थे, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सीएम जोरमथंगा को जेडपीएम के उम्मीदवार ललथन संगा ने हराया है। अब आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा के लिए राज्य के 8,57,000 मतदाताओं में से 78% से अधिक लोगों ने वोट किया। कुल 174 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 18 महिलाएं भी शामिल थीं। एमएनएफ
जेडपीएम और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने सिर्फ 13 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद शायद ये पहला मौका था जब चुनाव के मैदान में उन्होंने राज्य में कोई चुनावी रैली नहीं की हो। पीएम मोदी के चुनाव का कार्यक्रम तो तय हुआ, लेकिन सीएम जोरमथंगा ने ही विरोध कर दिया और मंच शेयर करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पीएम का कार्यक्रम बदलना पड़ा। पीएम मोदी ने राज्य में एक भी चुनावी सभा नहीं की, लेकिन ये रणनीति भी काम नहीं आई। एमएनएफ की हार का कारण मिजोरम का पड़ोसी राज्य मणिपुर माना जा रहा है। कई महीनों तक जहां हिंसा जारी है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में एनडीए का हिस्सा होना एमएनएफ को भारी पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि भारी बहुमत से सत्ता में आ रही जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा हैं। लाल दुहोमा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है। वो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी भी संभाल चुके हैं। उनकी पार्टी ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। साल 2018 में जेडपीएम को 8 सीटें मिली थी, जबकि साल 2023 में पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है। मिजोरम में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। इधर संसद में मोदी सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के शुरू होते ही एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार और बार बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। और क्या कुछ हुआ संसद में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ और सत्र की शुरुआत में ही पीएम मोदी के तीखे तेवरों से साफ हो गया कि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिलता रहेगा। वैसे इसकी शुरुआत पहले ही दिन हो गई। संसद के बाहर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए, थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, देश हित में सकारात्मकता का साथ दीजिए। पीएम मोदी का इशारा विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत की ओर था। दूसरी ओर विपक्षी कैंप के लिए एक राहत की खबर भी आई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का निलंबन रद्द कर दिया गया है। वो अगस्त 2023 से निलंबित चल रहे थे। उनके निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने रखा, जिसे सदन में मंजूरी दे दी गई। इस बीच आज सुबह लोकसभा में हंगामा देखने को मिला, क्योंकि बीएसपी सांसद दानिश अली सदन में प्ले कार्ड लेकर आए थे। काले कपड़ों में लोकसभा पहुंचे दानिश अली ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। दूसरी ओर आज विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद सत्र शुरू होते ही अपने तेवरों का एहसास सरकार को करा दिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की। इसमें सदन की कार्रवाई को लेकर रणनीति तैयार की गई। विपक्षी सांसदों ने तय किया कि महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखे जाने से पहले लीक कैसे हो गई, इसे सदन में उठाया जाएगा। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 4 पन्नों का खत लिखा है, जिसमें रंजन ने कहा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करना बेहद गंभीर सजा होगी, इसका बड़े पैमाने पर असर होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें तो इंडिया गठबंधन भी बीजेपी की बढ़ाने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर उसकी तारीफ की है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने इन चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी है और तेलंगाना में शानदार जीत दर्ज की है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक के जरिए इंडिया गठबंधन बीजेपी को अपनी एकजुटता का संदेश देने जा रहे हैं। इस बैठक को लेकर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र राजनीति में इस प्रकार के परिणाम आते हैं। भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए हमें काफी तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, चलिए देखते हैं। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में
इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अखिलेश यादव के अलावा आज टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन और 5 राज्यों के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इन नतीजों का असर 2024 के चुनावों पर नहीं पड़ने वाला है। 2024 में बीजेपी को बड़ी हार मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट और एक खास रणनीति के तहत आम चुनावों में बीजेपी को टक्कर देगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने तेलंगाना में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत पर कहा है कि कांग्रेस ने अच्छी तरह से ये चुनाव लड़ा है, लेकिन बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं और पैसे का इस्तेमाल कर इन चुनावों के नतीजों को प्रभावित किया है। इससे पहले उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है और 2024 के चुनाव नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने इन नतीजों पर कहा है कि इसका असर 2024 के चुनावों में नहीं पड़ेगा। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इन चुनावी नतीजों पर हैरानी जताई है। साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने का संकेत भी दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीएसपी प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन को लेकर अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद उन्होंने इस पर हैरानी जताई है। आज मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल में ही हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। मायावती ने आगे भी लिखा और कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का विषय। बीएसपी प्रमुख ने आगे एक और पोस्ट किया और उसमें लिखा उन्होंने कि बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन, मन, धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराशा कतई नहीं होनी चाहिए, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। मायावती ने अपने इस ट्वीट में अपने नतीजों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नई सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा। अब मायावती की इन ट्वीट से ये साफ है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे सामने आएंगे। उनकी पार्टी बीएसपी को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शर्मनाक हार नसीब हुई है। ऐसे में उनके इस पोस्ट से साफ है कि वो जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। मायावती ने मोदी और बीजेपी पर तीखा वार किया है। इधर मणिपुर में 2 समुदायों ने एक दूसरे पर वार किया है। मणिपुर पिछले 7 महीनों से जातीय संघर्ष की आग में सुलग रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार राज्य में शांति स्थापित नहीं कर पाई है। प्रदेश में हालात बदतर हैं, जिसकी वजह से संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थीं। लेकिन जब दोबारा इंटरनेट की सेवा बहाल हुई तो प्रदेश में संघर्ष देखने को मिला है। पिछले 7 महीने से मणिपुर जातीय संघर्ष की आग में सुलग रहा है। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी और राज्य की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। 2 समुदायों के बीच इस संघर्ष में 150 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की आशियाने मिट्टी में मिल गए हैं, लेकिन अभी तक हिंसा रुकते दिखाई नहीं दे रही है और अब ताजा घटना में 13 लोगों की जान चली गई। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने कहा है कि दोपहर के करीब टेंग नौपाल जिले के साइबोल के पास लेटीथू गांव में मिलिटेंट्स के 2 गुटों के बीच टकराव हुआ। दरअसल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीते 7 महीने से इंटरनेट बैन था, जिसे सरकार ने 3 दिसंबर को हटा दिया। इंटरनेट बैन के हटते ही ताजा हिंसा की ये घटना सामने आ गई। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल हिंसा की जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे और जब सेनाएं आगे बढ़ी तो इस घटना के बारे में पता चला।
इस घटना को लेकर अभी तक कोई अधिकारी खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और अभी तक मणिपुर का हाल बेहाल है। मणिपुर के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। झाड़ू देने में पहला नियम होता है, झाड़ू जब विपरीत दिशा में हवा चल रही हो उस तरफ तो कतई नहीं लगाना चाहिए। मगर केजरीवाल जी हैं कि झाड़ू के लिए शायद हवा का इंतज़ार भी नहीं करते, वो दिल्ली और पंजाब के अलावा भी अपनी झाड़ू चलाना चाहते हैं। नतीजा उनको अभी के हुए चुनाव के अंदर जो नतीजे आए हैं उनमें नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के सख्त नियम की। 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। चुनाव लड़े ज्यादातर सांसदों ने जीत दर्ज की है। अब इन सांसदों पर संसद सदस्यता जाने का संकट खड़ा हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। रविवार को राजस्थान समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने 21 सांसदों को भी मैदान में उतारा था। चुनाव लड़े ज्यादातर सांसदों ने जीत दर्ज की है, लेकिन जीत के बाद सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब इन सांसदों के पास 2 ऑप्शन है। इन्हें लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि बीजेपी के जीते हुए सांसदों को जल्द ही फैसला करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकी सदस्यता जा सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, जबकि छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना चुनाव में भाजपा ने 3 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से 9 सांसद चुनाव हार गए, बाकी के सांसद चुनाव जीत गए और अब इन सांसदों के पास लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनने के लिए 14 दिन का समय है। संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य ने संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत 1950 में राष्ट्रपति से जारी एक साथ 2 सदनों की सदस्यता का प्रतिषेध संबंधित नियम का हवाला देते हुए कहा कि अगर सांसद 14 दिन के अंदर फैसला नहीं लेते हैं तो वे संसद सदस्यता गवा देंगे। हालांकि वे राज्य विधानसभा के सदस्य बने रह सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों का नाम शामिल है। राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरे सांसद दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत 7 और नेताओं को मैदान में उतारा था। इसके साथ ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 4 और जबकि 3 सांसदों को तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतारा था। अब इन सभी सांसदों को 14 दिनों के अंदर लोकसभा या विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं जीते हुए 21 सांसद, विधायक बनते हैं या फिर सांसद पद बरकरार रखते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।